हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू क्रैक ऑल एग्जाम्स। प्यारे दोस्तों, सीटेट जुलाई 2024 को टारगेट करते हुए हमारी एसएसटी की क्लासेस कंटिन्यू है, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7th की जो हिस्ट्री है। किसकी? क्लास 7th की जो हिस्ट्री है, इसका चैप्टर नंबर 4 कवर करने वाले हैं। इससे पहले क्लास 6 की कंप्लीट हिस्ट्री हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, और ये जो आपकी एनसीईआरटी की ऑफिशियल जो बुक्स हैं उनसे हम लोग पढ़ रहे हैं, और बहुत ही बेस्ट कंटेंट, बेस्ट मटेरियल आपको पूरा का पूरा पेपर यहीं से देखने को मिल जाएगा। ओके, तो एक एक लाइन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे तरीके से आपको चैप्टर पढ़ना होगा। यहाँ से कई क्वेश्चंस एज इट इज पूछे गए हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सभी जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से सभी क्लासेस को आप देख सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं अपने दोस्तों तक कॉलेज ग्रुप में। जहां जहां हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी की इसमें हम लोग बात करेंगे। आइए समझिए चीज़ों को, देखिएगा। मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर, ध्यान दीजिए, मध्यकाल में क्या है, मध्यकाल की बात हो रही, किसी भी शासक के लिए चाहे कोई भी हो, उसके लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहाँ लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हों। हमारे भारत में, हमारा भारत क्या है? अनेकता में एकता, यानी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जिसको जो लाइन कही थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यहाँ पे अलग अलग धर्म, जाति, समूह, समुदाय के लोग रहते हैं, अपनी सभ्यता संस्कृति अलग अलग है, भाषा अलग अलग है ना। कितने ही भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर भिन्नता देखने को मिलती है, हर तरीके से चेंजेस मिलते हैं, उसके बावजूद भी हम सब भारतीय एक हैं। तो इतनी अधिक विविधताएं हों तो शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन काम था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत, जो उनके पूर्वज थे, अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया। किसने शुरू किया? मुगलों ने। क्या किया? इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार करना शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। किसने? मुगलों ने क्या किया? 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर क्या था? अपना अधिकार इन्होंने प्राप्त कर लिया था। दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार करना इन्होंने शुरू किया था। ठीक है, इतनी बात क्लियर होती है। उन्होंने प्रशासन के ढांचे और शासन संबंधी जो विचार लागू किए वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे, यानी कि जो उन्होंने प्रशासन के ढांचे और शासन संबंधी जो भी विचार लागू किए थे वो टिके रहे। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सके, यानी कि उनसे बचा न सके। उनकी चीज़ों को फॉलो किया उन्होंने। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से ही राष्ट्र को संबोधित करते हैं। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जहां से स्वतंत्रता दिवस पर भाषण देते हैं, वह किसकी देन है? मुगलों की देन है। किसने बनवाया था? मुगलों ने बनवाया था। मुगलों का निवास स्थान है वो दिल्ली का लाल किला। ओके, इतनी बात क्लियर होती है। यहाँ पे आप पिक्चर सामने देख सकते हैं, दिल्ली का ये लाल किला है। आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसको सामने से प्रत्यक्ष रूप में देखा होगा। मुगल कौन थे? आइए चीजों को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। जानिए मुगल कौन थे। मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। दो बहुत बड़े महान शासक थे, ठीक है, उन्हीं के वंशज थे मुगल। अगर इनके माता की बात की जाए तो माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खान, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, ये उसके उत्तराधिकारी थे। समझिए पॉइंट को। माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खान, जो कि चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, ये उसके उत्तराधिकारी थे। पिता की बात की जाए तो पिता की ओर से वे ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक जो तैमूर हैं, जिसकी मृत्यु 1404 में हो गई थी, ये उनके वंशज थे। दोनों को अलग अलग आपको याद रखना है। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। मुगल जो है ये अपने आप को
मुगल या फिर मंगोल कहलवाना इनको अच्छा नहीं लगता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। भाई जो चंगेज खान था वो क्या था, इसकी स्मृतियां यानी कि उसने सैकड़ों व्यक्तियों का नरसंहार किया था, तो ये लोग अपने आप को उनके साथ जोड़ना पसंद नहीं करते थे। यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगियों उज़्बेकों से भी संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, यानी कि ये अपने आप को चंगेज खान से नहीं जोड़ना चाहते थे, ये जोड़ना चाहते थे तैमूर के साथ में। तैमूर के वंशज होने पर ये गर्व का अनुभव करते थे, ये कहते थे हम तैमूर के वंशज हैं, क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने, तैमूर ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, इसलिए। ओके, आगे बढ़ेंगे। उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवा कर किया था। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया था। इतनी बात क्लियर होती है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। देखिए मुगल सैन्य अभियान, यहाँ पे एक पिक्चर आप देख पा रहे हैं, ये देखिए सामने, ये जो पिक्चर है बताती है मुगल फौज जो है वो अभियान पर है। यहाँ पे मुगल फौज अभियान पर है। यहाँ पे घोड़ों पर लोग बैठे हुए हैं और सबके हाथ में ये अपना ये सुरक्षा करने के लिए है। ओके, चलिए यहाँ से मुगल सैन्य अभियान की बात कर लेते हैं। देखिए प्रथम मुगल शासक बाबर, ध्यान दीजिए, प्रथम मुगल शासक कौन था? बाबर, जो 1526 से 1530 तक इसका शासन रहा। और बाबर ने जब 1494 में फरघाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया, प्रथम मुगल शासक बाबर ने जब 1494 में फरघाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। कितनी उम्र थी इसकी? सिर्फ 12 साल का था ये। ओके, मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण, उज़्बेक क्या है? उज़्बेक कौन थे? तो ये जो उज़्बेक थे ये मंगोलों की या मुगल की दूसरी शाखा थी। उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी थी। किसे? बाबर को। ओके, अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। किसने? बाबर ने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया। किसने? बाबर ने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हरा दिया और दिल्ली तथा आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। कौन था ये? ये थे बाबर। इसके बाद यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ठीक है। इन चीज़ों को इनको नोट भी कर लीजिएगा। 1504 में काबुल पर कब्जा किया था, 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को उसने पानीपत में हराया, फिर दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। इतनी बात क्लियर हो गई। एक छोटी सी पिक्चर आप यहाँ पे सामने देख सकते हैं। चित्र जो है वो 16वीं शताब्दी के युद्धों में, क्या लिखा है? 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ था। 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलाबारी का पहली बार उपयोग कब हुआ? 16वीं शताब्दी के युद्धों में। बाबर ने इनका पानीपत की पहली लड़ाई में बहुत ही इफेक्टिव तरीके से यूज किया। ओके, यहाँ पे एक सामने मैप बना हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए, उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं क्या थी? यहाँ से क्वेश्चन कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है और मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें पूछा जाता है ज्येष्ठाधिकार और सहदायाद में क्या अंतर है। ये जो दो वर्ड हैं ज्येष्ठाधिकार और सहदायाद, ये अगर आप लोग PYQ जब हम लोग करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ज्येष्ठाधिकार में क्या और सहदायाद में क्या डिफरेंस है? उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं क्या थी? कौन उत्तराधिकारी होता था? किसको जो है गद्दी संभालने को दी जाती थी? क्या उसके नियम थे? मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। ज्येष्ठाधिकार का मतलब क्या होता है? जो घर में सबसे बड़ा बेटा होता है उसी को जो है गद्दी पर बैठा देना। इसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। किसमें? ज्येष्ठाधिकार में। और इसके बिल्कुल अपोजिट उत्तराधिकार में वे सहदायत की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे। भाई जो मुगल थे वो ज्येष्ठाधिकार को ना मान करके सहदायत की, जो मुगल और तैमूर वंश की जो प्रथा थी उसको अपनाते थे। अच्छा, ये सहदायत में क्या होता है? सहदायत जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। देखिए, ज्येष्ठाधिकार में जो घर में सबसे बड़ा बेटा होगा वही गद्दी पर बैठेगा। और सहदायत में क्या होता है
कि अगर 4 बेटे हैं तो चारों में बराबर बराबर जो है उत्तराधिकार बांट दिया गया, या जो भी अधिकार है उसको चारों में बराबर बांट दिया जाता था। ठीक है, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, सबको समान तरीके से बांट दिया जाता था। ये होता है सहदायाद। ओके, चलिए ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, ये है राजपूतों के साथ मुगलों की शादियों की अगर बात करें तो जहांगीर की माँ कछवा की राजकुमारी थी। वह अंबर, जो कि प्रेजेंट में जयपुर में है, वह अंबर के राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहां की माँ एक राठौड़ राजकुमारी थी। वह मारवाड़ यानी जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, यहाँ से समझिए। देखिए, मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध कैसे थे। मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान जारी रखा जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से मना कर दिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने इच्छा से ही उनकी सत्ता को स्वीकार कर लिया कि अब तो ये शक्तिशाली हो गए हैं, पावरफुल हो गए हैं, अगर हम इनके सत्ता को स्वीकार नहीं करेंगे, इनके नियम कानूनों को नहीं मानेंगे तो हमसे ज़बरदस्ती मनवा लेंगे। इसलिए वो स्वीकार कर लेते थे। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए। मुगल घरानों में अपनी पुत्रियों का विवाह करके फिर उन्हें उच्च पद पर बैठा दिया जाता था, परंतु कईयों ने इसका विरोध भी किया। इतनी बात क्लियर हुई? वेरी गुड। आगे समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत सबसे लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे। किसने, कौन थे जो मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से एक लंबे समय तक इनकार करते रहे? तो वो थे मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत, जिन्होंने लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार नहीं किया, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्माननीय व्यवहार किया और उन्हें उनकी जागीरें, उनका वतन जागीर के रूप में वापस कर दिया। पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए। ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये पॉइंट ये कह रहा है कि पराजित तो कर दिया आपने लेकिन अपमानित नहीं किया। पराजित तो कर दिया, अपमानित नहीं किया। इस दोनों के बीच में जो संतुलन बनाए रखना है वो एक बड़ी बात है। इससे उनका और ज़्यादा प्रभाव बढ़ गया कि आपने हरा भी दिया और उसको अपमानित भी नहीं किया। इस संतुलन को हमेशा बना करके रखना भी तो कठिन था। अब यहाँ पे मनसबदार और जागीरदार से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए। मनसबदार और जागीरदार, जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ कर दिया। जैसे जैसे साम्राज्य में बहुत सारे जो क्षेत्र थे वो इंक्लूड होते चले गए, साम्राज्य बड़ा होता चला गया। ठीक है, बस जो मुगल थे वो क्या हो गए, शक्तिशाली होते चले गए। वैसे वैसे उन्होंने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ कर दिया। शुरू में ज़्यादातर सरदार तुर्की यानी तुरानी थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को भी सम्मिलित किया था। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। ये मनसबदार से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन रिपीटेड है, ध्यान दीजिए। मनसबदार कौन थे? मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह को मनसबदार की संज्ञा दी गई है। ध्यान दीजिए, मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। ठीक है, मनसबदार शब्द का प्रयोग किन के लिए होता था? जिन्हें कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था उन्हें मनसबदार कहते थे। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी। मनसबदार जो है यह किसके द्वारा चलाई गई, किस प्रकार की व्यवस्था थी? यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी। इसके जरिए पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व, सैनिक यानी सेना का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता था। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर करता था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी। अभिजात का मतलब होता है उच्च वंश का व्यक्ति या कुलीन। ठीक है,
और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार भी रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। मनसबदार जो थे वो अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण भी करवाते थे। इन कार्यवाहियों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिल पाता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे। जो मनसबदार थे उन्हें जो उनका वेतन दिया जाता था राजस्व एकत्रित करने वाली जो भूमि होती थी उसके रूप में उनको मिलता था, जिन्हें जागीर कहते थे। जिससे क्या नाम दिया गया? जागीर। और जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी, इक्ताओं हमने पिछली ही क्लास में समझा था कि इक्ता क्या होती है, इक्ताओं के समान थी, परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे। यह जो है इससे पहले वाला चैप्टर जो हमने कल पढ़ा था जिसमें ये बताया गया है कि पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को अलग अलग आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया था। और ये जो इलाके थे इनको इक्ता कहा गया। इन इलाकों को क्या कहा गया? इन इलाकों को ही इक्ता कहा गया था। और इन्हें संभालने वाले जो अधिकारी थे वो इक्तदार या फिर मुक्ति कहे जाते थे। क्या कहे जाते थे? मुक्ति। और जो मुक्ति होता था उसका फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में, अपने इलाकों में कानून व्यवस्था बनाए रखना। तो अब यहाँ पे आपको चीज़ रिमाइंड हो गई ना, जो हमने कल पढ़ाया था आप समझ गए आप। तो ठीक है, जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी, परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और ना ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास क्या था कि अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का ही अधिकार था। और ये जो राजस्व है ये उनके नौकर के लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवा कर रहे होते थे। इतनी बात क्लियर हो गई। यहाँ पे देखिए जात की जो श्रेणियाँ हैं इनको समझ लेते हैं थोड़ा सा। 5000 जात वाले अभिजातों का 1000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था। ठीक है, अकबर के शासनकाल में 29 मनसबदार थे। अकबर के शासनकाल में 29 मनसबदार थे और ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासन तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 हो गई। कितनी हो गई थी? 79। ठीक है, और क्या इसका अर्थ ये हुआ कि राज्य का खर्चा बढ़ गया? बिल्कुल डेफिनेटली बढ़ गया होगा भाई। चलिए यहाँ तक बात क्लियर होगी। देखिए यहाँ से कई क्वेश्चंस आपके स्टेटमेंट बना करके पूछता है। सो आपको क्या करना है कि इन क्लासेस को आप जो है मोस्टली अगर एक बार पहले ठीक से समझ लें फिर आप इनको फास्ट वीडियो करके दोबारा देख सकते हैं। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानीपूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इनका जो राजस्व है वो मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे, यानी कि जितना मनसबदार का वेतन है उसके बराबर रहे। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुँचते पहुँचते स्थिति बदल गई थी। अब प्राप्त जो भी राजस्व था, जो भी कर था, टैक्स, मनसबदार के वेतन से बहुत कम हो गया था। मनसबदारों की संख्या में भी बहुत अधिक वृद्धि हो गई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर ये कोशिश करते थे कि वे जितना भी राजस्व वसूल कर सकें कर लें। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर कंट्रोल नहीं कर पाया। ये जो चेंजेस हुए इन पर वो कंट्रोल नहीं कर पाया। इस कारण किसानों को बहुत अधिक मुसीबतों का भी सामना करना पड़ा था। अब जब्त और जमींदार की बात कर लेते हैं। देखिए मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। देखिए पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन कहीं कहीं पे कोई लाइनें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, तो ये जो लाइनें हाईलाइट होती हैं इनको तो आप लिख ही लिया करो। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन क्या था? मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हों या फिर शक्तिशाली सरदार हों, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? जमींदार शब्द का प्रयोग करते थे मुगल। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था भाई? टोडरमल। उसने 10 साल 1570 से लेकर 80 तक की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार
कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर यानी टैक्स राजस्व निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची भी बनाई गई थी। राजस्व प्राप्त करने की ये जो व्यवस्था थी इसको जब्त नाम दिया गया। जब्त क्या नाम दिया गया? जब्त नाम दिया गया। ठीक है, पूछ सकता है जब्त क्या है यहाँ पे। और फिर क्या है कि यह जो व्यवस्था थी ये उन स्थानों पर प्रचलित थी, देखिएगा यहाँ से, चलिए, यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानीपूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों के द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर में ऐसे किसान विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को भी चुनौती दे ही दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकबरनामा और आईने अकबरी पर बात कर लेते हैं। देखिएगा, चलिए, ये जो पिक्चर एक आपके सामने है, अबुल फजल से अकबरनामा लेते हुए अकबर, ये अबुल फजल हैं जो ये अकबरनामा दे रहे हैं अकबर को। ठीक है, पॉइंट नोट कीजिए, समझिए। अकबरनामा और आईने अकबरी, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है आपके किसी भी एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया। अकबर ने अपने करीबी मित्र को, उनका मित्र था और दरबारी था अबुल फजल, उसको आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे, कि भैया तुम जो है अपने मेरे शासनकाल का इतिहास लिखो। अबुल फजल ने ये इतिहास 3 जिल्दों में लिखा, या यूं कहें 3 पार्ट में लिखा, और शीर्षक दिया अकबरनामा। कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, अकबरनामा किसने लिखी? अकबरनामा अकबर ने लिखा। अकबर ने नहीं लिखा था, अकबर ने आदेश दिया था अपने करीबी मित्र और दरबारी को, अबुल फजल को। तो अकबरनामा लिखा था अबुल फजल ने, जिसके 3 पार्ट थे, यानी कि 3 जिल्दों में उसने लिखा था। पहली ये लाइनें ये तुरंत नोट कर लो, एज इट इज सेम टू सेम उतार लो। पहली जिल्द में, पहले पार्ट में अकबर के पूर्वजों का बयान है। दूसरी पार्ट में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण है। और तीसरी जिल्द आईने अकबरी कहलाती है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, इसको आप जरूर नोट कर लीजिए और रट लीजिए। इसमें क्या था? समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकीय विवरण यहाँ पे देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे। जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव क्या था? आइए इसको समझते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिएगा, अकबर के दरबार में नूरजहां का प्रभाव। मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया। मेहरुन्निसा ने 1611 ईस्वी में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। किसका? नूरजहां का खिताब मिला। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही। देखिए, मेहरुन्निसा और नूरजहां दोनों एक ही हैं, लेकिन शादी करने के बाद इनको नूरजहां का खिताब मिल गया मेहरुन्निसा को। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए थे। जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी करने के पीछे क्या कारण था? तो नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए थे, जिनमें एक तरफ देखिए, ध्यान दीजिए, जिनमें एक और स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे। जहाँ पे जो सिक्के जारी किए गए थे उसमें एक तरफ जहांगीर ने अपने खुद का जो उसका खिताब था उसको उन्होंने उकेरवाया, उस पर यानी उत्कीर्ण करवाया। दूसरी ओर ये वाक्य था, रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ। ठीक है, बाईं ओर दिया गया जो दस्तावेज था नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश था, फरमान था। चौकोर मोहर बताती है उदात्त और महान महारानी नूरजहां पादशाह बेगम का आदेश है। गोल मोहर के अकॉर्डिंग शाहजहांगीर
के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी व्यवसायी बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहां पादशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। ठीक है, ये नूरजहां का फरमान यहाँ पे दिया गया है, पिक्चर में आप देख सकते हैं। फिर यहाँ से चीज़ों को समझेंगे, बस उसके बाद क्लास आपकी एंड हो जाएगी। देखिएगा 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य की बात करते हैं। मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानियों में इसका वर्णन होता चला आया है, परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देख करके विस्मित रह गए। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थी। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्च पद प्राप्त था कुल 8000 में से 445 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5 से 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके और उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। ठीक है, मुगल सम्राट सॉरी इसको सिर्फ पढ़ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस नहीं है। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था। चूंकि वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे, परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादकों, किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। इनमें से जो बहुत गरीब थे, मुश्किल से ही बेचारे अपना पेट भर पाते थे। वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में, औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज़्यादा लाभ उठा लेते थे। ठीक है, यहाँ से समझते हैं। देखिएगा, मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे और ज़्यादा शक्तिशाली होते चले गए। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, जैसे मुगल सम्राट की जो सत्ता थी वो पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण भी जमाया। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान भी बना चुके थे। ओके, तो इस तरीके से चैप्टर हमारा एंड होता है और ये जो एक्सरसाइज है नीचे ये आप करेंगे, मैचिंग करेंगे और फिल इन द ब्लैंक्स भी करेंगे। तो इस तरीके से हमने मुगल के चैप्टर को आज कवर किया, जहाँ से हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिली। आज में से कुछ चीज़ें हैं उनको आप फिर से पढ़िए। मैं आपको बता दूँ कौन कौन सा पॉइंट है इसमें, आप पढ़िएगा, ये निकालिएगा कि इसमें ज्येष्ठाधिकार क्या है, सहदायाद क्या है। ठीक है, पॉइंट कीजिए, नोट कीजिए, उसको लिखिएगा, ढूंढने की कोशिश कीजिए ज्येष्ठाधिकार और सहदायाद में क्या अंतर है, मनसबदार क्या होते थे, जब्त किसके लिए शब्द यूज किया गया है, और ठीक है ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे जरूर पूछ लेता है, जागीर क्या है, इक्ता क्या है। ओके, ये चीज़ें हैं। ठीक है, और क्लास कैसे रही कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और सभी जितनी भी क्लासेस हुई हैं उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से क्लासेस को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।